स्टार्ट। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी सही से कर रहे होंगे। तो बच चुके हैं शाम के 7। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, केमिस्ट्री का लेक्चर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने परिवार MIT क्लासेस में। सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन करें। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, कल हमने पढ़ा था कि देखिए न्यूमेरिकल करा था हमने। ये न्यूमेरिकल था, ये था मुख्यतः जो राउल्ट का वाष्प दाब का जो नियम है, ये राउल्ट का नियम है, उसकी जो केस सेकंड था, परिस्थिति नंबर 2 पर आधारित जो हमने फॉर्मूला बनाया था, P नॉट B माइनस P अपॉन P नॉट B इज इक्वल टू XA। तो इसमें देखो, ये मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया भी था कि ये जो P नॉट B माइनस P अपॉन P नॉट B, ये क्या है? आपेक्षिक अवनमन। किसका? वाष्प दाब का। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आगे बात समझ में? चलिए, यानी कह सकते हैं कि इस पर आधारित हमने न्यूमेरिकल किया था, और न्यूमेरिकल करने के बाद आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। देखो कैसे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका विलियन का अणु संख्य गुणधर्म, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन। अणु संख्या गुणधर्म देखो होता क्या है, पहले मेरी बात समझिए। वास्तव में ये जो होता है, अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी मैटर है, कोई भी XYZ, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में, चाहे सॉलिड फॉर्म में, और चाहे गैसीय फॉर्म में, ठीक है, किसी भी फॉर्म में है कोई भी मैटर, एनी मैटर कोई भी ले सकते हो आप, वो किसी भी फॉर्म में, कोई पदार्थ मान लीजिए। अब उसके आपने देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा कि उसके 2 प्रॉपर्टी आपने मुख्यतः पढ़े होंगे। नंबर 1 आपने केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और नंबर 2 आपने पढ़े होंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। एक तो केमिकल प्रॉपर्टी और एक फिजिकल प्रॉपर्टी, अर्थात रासायनिक गुण और भौतिक गुण। तो पहले हम आसानी से समझने के लिए आगे हम पहले इनको चर्चा कर रहे हैं थोड़ी 1 मिनट। देखिए, जो भौतिक जो गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल कोई पदार्थ है, कोई बॉडी है, कोई निकाय है, या कुछ भी है, वो बाहर से कैसी दिख रही है, वही गुण कहलाते हैं उसके भौतिक गुण। जैसे मैं आपको जैसा दिख रहा हूं, कौन सी मेरी स्टेट है, ठीक है, और मेरी बॉडी का रंग कैसा है, ठीक है, हाइट कैसी है, ठीक, और किस स्टेट में हूं, जैसे मान लो ठोस है या द्रव है या गैस है। तो जो भी बाहरी गुण हमें दिख रहे हैं किसी भी बॉडी के या किसी मैटर के या किसी पदार्थ के, तो उसे कहते हैं हम उसके भौतिक गुण, ठीक है। जैसे कोई भी वस्तु ले लो, मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है, पेन दिख रहा है आपको, इसका कलर कैसा है भाई? कलर है वाइट कलर, ठीक। तो ये वाइट कलर अपने आप में क्या है कि भी इसका ये एक भौतिक गुण है। उसके बाद इसकी स्टेट क्या है? फिजिकल स्टेट, यानी कैसी? ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, गैस अवस्था में, कि जी ये ठोस अवस्था में है, ठीक। और इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? और क्या बता सकते हैं, बताएं। यानी बहुत सारे गुण हम इसके बता सकते हैं, जो मतलब दिखने में ऊपर से जैसे दिख रहा है पदार्थ, कोई भी वस्तु है या प्राणी है, जीव है, बॉडी है, कुछ भी, तो वो उसका भौतिक गुण कहलाते हैं। रासायनिक गुणों की बात करें तो रासायनिक गुण जो अंदर के जो गुण होते हैं, क्या क्या इसमें मिक्स्ड किया हुआ है, क्या क्या मिला हुआ है, ठीक है, और किस किस रेशो में मिला हुआ है, कौन कौन से इसमें मतलब मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, ठीक है, यानी कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ ए मैटर। तो वो सब क्या बताता है? उसके भौतिक गुणों को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ बात करने वाले हैं भौतिक गुण की, केवल भौतिक गुण की बात करेंगे। जो ये भौतिक गुण हैं, इसकी क्यों, इसकी इसलिए करेंगे। पहली बात तो ये समझिए कि भौतिक गुण के अंदर क्या क्या आता है।
देखिए भौतिक गुण के अंदर हम बता सकते हैं कि इसमें आप रंग बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं भाई? इसमें आप रंग बता सकते हैं कि रंग कैसा होता है। नंबर 2, इसकी अवस्था आप बता सकते हैं कि अवस्था कैसी है। नंबर 3, आप कोई पदार्थ है, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, लेकिन यहाँ विलयन की बात चल रही है, या जल की बात करें तो आप उसका क्या भी क्वथनांक क्या है ये आप बताएंगे, और उसके बाद आप हिमांक बताएंगे। ठीक है, उसका रंग हो गया, अवस्था हो गया, क्वथनांक, हिमांक। ठीक है, और क्या मानी अनंत गुण हम इसके बता सकते हैं वैसे तो, भौतिक गुण। लेकिन मुख्यतः जो होते हैं, हम किसी पदार्थ पर अगर क्रिया करते हैं, कोई स्पेशल, ठीक है, शोध करते हैं, तो उसमें हम जैसे क्वथनांक, किसी पदार्थ का गलनांक है, ठीक है, ये भी आ सकता है इसमें, गलनांक है, क्वथनांक है और हिमांक है। ठीक, इन सब की चर्चा करते हैं। तो अब देखो जरा ध्यान से, मेरी बात समझना, बहुत बढ़िया से समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में आ जाए। देखो क्या होता है भाई, ये आप एक काम करिए, मान लीजिए आपके पास कोई बर्तन है या कोई पात्र है या बीकर है, आप जो चाहे वो ले सकते हो। मान लीजिए आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी स्वेच्छा है, जो चाहे वो आप ले सकते हो। ठीक, आप जो चाहे वो ले सकते हो। और मान लो कि इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल। और जल क्या है? अपने आप में एक सोलवेंट है, अर्थात अपने आप में क्या है? एक विलायक है, एक विलायक है ये। तो मान लो इसके अंदर क्या है भाई? जल है। आगे बात समझ में? चलिए, अब जब ये जल है, इस समय केवल जल, एक सिंगल पदार्थ इसके अंदर भरा हुआ है, और जो अपने आप में एक विलायक है, तो इसका कुछ ना कुछ क्वथनांक होगा। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो कुछ ना कुछ क्वथनांक, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट या बीपी, कुछ ना कुछ होगा भाई, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि इसका गलनांक, सॉरी हिमांक, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, एफपी, ये भी कुछ ना कुछ होने वाला है। गलनांक, क्वथनांक, ठीक है, ये कुछ ना कुछ होने वाला, हिमांक और क्वथनांक। और देखिए इसका कलर आप देख रहे हैं कैसा हो सकता है, रंग, मतलब जो हम शुरुआत में, हम अगर वाटर को लेते हैं, जल को लेते हैं, उसका कुछ ना कुछ कलर होता है, वैसे रंगीन होता है। मतलब फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि दिखने में कैसा है वर्तमान में, वही उसका रंग मान लो। ठीक, रंगहीन है, जैसा भी है। अब होता क्या है, ये चैप्टर हमारा विलयन पर आधारित है, सॉल्यूशन पर, पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्यूशन पर आधारित है, विलयन पर आधारित है। विलयन के साथ तरह तरह की क्रियाएं, कौन सी करने से क्या होगा, ठीक है, और इनके गुण क्या हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। ठीक है, इस सब की हमने बात करी। पीछे राउल्ट के नियम में हमने क्या, वाष्प दाब, जल को गर्म करते हैं, विलायक को गर्म करते हैं, किसी वाष्पशील द्रव को गर्म करते हैं, भाप बनती है, भाप के द्वारा जो वो प्रेशर क्रिएट करती है, उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए शुरुआत में जब हमारे पास केवल जल था, तो इसका क्वथनांक कुछ ना कुछ होगा। और तुम्हें पता है कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है भाई? शुद्ध जल का क्वथनांक हमें पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हिमांक कितना होता है भाई? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ बाहर से दूसरा सोल्यूट, या कह सकते हैं कोई विलेय पदार्थ मिक्स्ड कर दूं, इसमें मैं बाहर से कोई अन्य विलेय पदार्थ, कोई भी विलेय पदार्थ ले सकते हो आप, चीनी ले लो, नमक ले लो, कुछ भी, मान लो चीनी है या फिर नमक है, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो। अब जैसे ही आप इनमें से कुछ लेके और इसके अंदर डालेंगे, जैसे ही आप डालेंगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल व्यवहारिक प्रैक्टिकली बात चल रही है। हम घर में मान लीजिए पानी हम गर्म कर रहे हैं, या उसमें हम चाय बनानी है, तो उसमें अगर हम ऊपर से कुछ, जब पानी वो उबलने वाला होता है और ऊपर से हम कोई विलेय पदार्थ, हम ठंडी चीज़ की बात नहीं कर रहे, हम केवल कोई अन्य विलेय पदार्थ डाल दें, तो क्या होगा,
वो कुछ समय के बाद उबलना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब जान रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई हम अन्य विलेय पदार्थ किसी भी विलायक के अंदर डालते हैं तो उसके क्वथनांक में भी अंतर आ जाएगा और उसके हिमांक में भी अंतर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ। और जब, ध्यान से सुनना, केवल जल था तो इसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब उस समय होता, और जब हम इसमें विलेय कुछ मिला देंगे अन्य तो वाष्प दाब में भी परिवर्तन होने वाला है, अर्थात दोनों का वाष्प दाब जब होगा, ठीक है। हालांकि राउल्ट्स के नियम के अनुसार हमने दोनों स्थितियों में हमने पढ़ा है वाष्प दाब की क्या कंडीशन रहती है, ठीक है, किस प्रकार ये कार्य करता है। लेकिन आगे चलकर हम अणुसंख्यक गुणधर्म में एक और दाब पढ़ने वाले हैं जो इस समय क्रिएट होता है, उसका नाम है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर किसी भी विलायक के अंदर आप कोई भी बाहर से विलेय पदार्थ मिक्स्ड करेंगे, मिलाएंगे, तो उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आने वाला है, मुख्यतः उसके क्वथनांक में, उसके हिमांक में, उसके वेपर प्रेशर में। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मेरी बात समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही हो तो कोई बात नहीं, मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप बैक मतलब वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए, यहां पर यही बात कही गई है कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है। अणुसंख्यक गुणधर्म कुछ नहीं है भाई, ये सब के सब क्या हैं, किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण हैं। अब किस प्रकार के भौतिक गुण है ये बात हम करेंगे, ये कब आते हैं सामने हमारे। मैंने अभी आपको बताया कि जब किसी विलायक के अंदर बाहर से कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसमें जो भी गुणों में परिवर्तन आता है, जिन गुणों में भी परिवर्तन आएगा उन्हें ही हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहने वाले हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन, उन्हें ही कहने वाले हैं। क्यों? परिवर्तन आ रहा, चेंजिंग आ रहा है किसी विलेय पदार्थ के बाहर से मिलाने पर, ठीक। चलिए, तो ये विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, देखो इसको मैं परिभाषित करता हूं। देखिए, किसी विलयन का वह गुण, किसी विलयन, किसी विलयन का वह गुण जो उसमें घुले या घोले गए, जो उसमें घोले गए विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा अर्थात क्वांटिटी, अर्थात QUANTITY, क्वांटिटी पर निर्भर करता है। क्या बात समझे? किसी विलयन का वह गुण जो उसमें घोले गए विलेय पदार्थ की मात्रा या क्वांटिटी पर निर्भर करता है, क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक चल के समझ, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। किसी विलयन का वह गुण है ना, तो केवल कहलाता लिखेंगे, ठीक है, केवल कहलाता लिखेंगे, कहलाता है, ठीक है। मेरी बात समझ जरा, अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब किसी विलायक में बाहर से किसी विलेय को डालने पर उसके जिन गुणों में परिवर्तन आने वाला है उन्हीं का नाम है अणुसंख्यक गुणधर्म। और अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं वो कभी भी ये मायने नहीं रखते, इस बात पर निर्भर नहीं करते कि विलेय की किस प्रकार की अवस्था में, या कह सकते हैं उसकी कैसी प्रकृति है, दिखने में कैसा है, ठीक है, या फिर
कह सकते हैं उसका संगठन क्या है, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता। रंग कैसा है विलेय का कोई मतलब मायने नहीं रखता। केवल अणुसंख्यक गुणधर्म इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस विलेय की कितनी मात्रा उस विलायक में डाली गई है। मैं जो कह रहा हूं, कहना चाह रहा हूं, बात समझ रहे हैं? अर्थात अणुसंख्यक गुणधर्म विलेय पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करते। ठीक, ये बात लिखेंगे। अणुसंख्यक गुणधर्म, अणु संख्य, अणुसंख्य, इसको दूसरे पेन से चलता हूं भाई, ये सही चलता है मेरे हाथ से। अणुसंख्य, अणु संख्य गुणधर्म विलेय पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करते। अर्थात क्या लिखा मैंने? अणुसंख्यक गुणधर्म विलेय पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करते, अर्थात क्या, कोई पदार्थ या कोई विलेय किस रंग का है, किस रंग का है, या किस अवस्था में है, या किस अवस्था का डाला गया है, इस बात का कोई महत्व नहीं। इस बात का कोई महत्व, पहले ऊपर कर लो थोड़ा सा, कोई महत्व नहीं है। आगे बात समझ में? अणुसंख्यक गुणधर्म विलेय पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करते, अर्थात कोई विलेय पदार्थ किस रंग का है या किस अवस्था का है वो डाला गया है, इस बात का कोई महत्व नहीं है। आगे बात समझ में? चलिए अब देखो एक बात और, अभी मैंने बता दिया, वैसे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं वो विलेय पदार्थ के डालने पर विलयन के गुणों में, विलायक के गुणों में, या जो बनकर तैयार हुआ उसके गुणों में क्या परिवर्तन आने वाला है, वो गुण होते हैं। ठीक, चलिए अब ये कौन कौन से होते हैं भाई, इनको हम पढ़ेंगे। देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म, विलयन के मुख्य अणुसंख्य गुणधर्म। आगे बात समझ में? कौन कौन से होते हैं देखो, इनको हम पढ़ने वाले हैं। विलयन के मुख्य अणुसंख्य गुणधर्म कौन से? नंबर 1, थोड़ा और नीचे कर लो, लिखने में आसानी रहेगी। नंबर 1 क्या है भाई? विलयन के मुख्य अणुसंख्य गुणधर्म नंबर 1 है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। अर्थात इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम, अरे सीधी लाइन बहुत खिंचती है, देखिए, रिलेटिव लोअरिंग, LOWERING, रिलेटिव लोअरिंग
रिलेटिव लोअरिंग, और क्या होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ओपो वेपर प्रेशर अपेक्षित, हाँ ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या कह सकते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्या भाई, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, इसको बोलते हैं एलिवेशन, ELE एलिवेशन, एलिवेशन इन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर तीसरा है नंबर 3, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। एक मिनट रुकना जरा, मैं स्पेलिंग कुछ गलत लिख रहा हूँ, एक सेकंड रुको बच्चा जरा, मैं जरा कंफर्म कर लूँ। एलिवेशन, हाँ देखिए सही है, ठीक है, गलत लिखने से अच्छा थोड़ा मैं चेक कर लिया, ठीक है, माफ कीजिए। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, इसको बोलते हैं हम डिप्रेशन, डिप्रेशन इन क्या फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, ओहो सही लिखा जा भाई, कैसे प्रश्न कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट नंबर है परासरण दाब, नंबर 4 परासरण दाब, ये इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। देखिए हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसी को तैयार करना है, ज़्यादा फेल भरने के चक्कर में मत पढ़ना। मैं पहले बात तो कोई चीज़ छोड़ नहीं रहा, सारे ही सारे पॉइंट करा रहा हूँ, सारे टॉपिक करा रहा हूँ, जितना कराया जा रहा आप इसी को बिल्कुल अच्छे से बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं काम हो जाएगा, बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है, अच्छी परसेंटेज 90+ लेकर आएंगे। देखिए भाई, अब देखो ध्यान से ज़रा, हम एक करके इनको पढ़ने वाले हैं। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये मैंने, आप ध्यान करो, मैं इसको दोबारा नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। नंबर 1, नंबर 1 क्या है भाई, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर
प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, देखो जब मैंने राउल्ट का नियम पढ़ाया था और राउल्ट के नियम का केस सेकंड आपको पढ़ाया था, जब उसमें एक अवाष्पशील द्रव ए को किसी वाष्पशील द्रव बी में मिक्स्ड किया जाता है, तो उस समय जो विलयन का कुल वाष्प दाब था, ठीक है, और जो विलायक शुद्ध विलायक जो शुद्ध विलायक होता है उसका जो वाष्प दाब होता है, उसमें क्या रिलेशन निकल के आया था वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या बताया था, इसमें जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपना, ठीक है। चलिए देखिए, हमने पढ़ाया था, चूंकि क्या पढ़ाया था हमने भाई, क्या राउल्ट्स लॉ या अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक है। क्या बताया था जरा बताओ, हमने बताया था क्या भाई, देखिए P नॉट बी माइनस P अपॉन P नॉट बी और इज इक्वल टू ये था एक्स ए। क्या ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी, ये आपको बताया था, जरा बताओ मुझे भाई, ये बात आपको बताई थी मैंने, जहां पर सुनो एक्स ए क्या है भाई, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन, ये है मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज, क्या है भाई, मोल प्रभाज, ठीक है। नेक्स्ट यहां P नोट बी जो है, नोट का मतलब ही होता है बिल्कुल शुद्ध प्योर, शुद्ध अवस्था पर जल का वाष्प दाब या शुद्ध अवस्था पर वाष्प दाब, किसी भी द्रव का शुद्ध अवस्था पर द्रव का वाष्प दाब, ठीक है। और जो P था, P यहां पर क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब या दाब, विलयन का कुल दाब, विलयन का कुल दाब, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी उसी समय, क्या बताया था भाई, क्या बताया था, हमने बताया था क्या कि ये जो है, जहां यहां हम लिख सकते हैं हेयर P नॉट बी माइनस P अपॉन, अरे कम वक्त सही से लिखा था, P अपॉन में P नॉट बी, ये जो था ना, ये हमने बताया था, ये था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब मेरी बात समझिए जरा, देखो इसका मैं थोड़ा सा आपको शाब्दिक अर्थ बताता हूं, जिससे आपके और भी ठीक बढ़िया समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है, हमें ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है, इसका मतलब क्या है, वाष्प दाब किसी द्रव का वाष्प दाब हो सकता है, का आपेक्षिक मतलब तुलना में, पहले की तुलना में, अवनमन कम हो जाना, अर्थात रिलेटिव लोअरिंग, ठीक है, इन वेपर प्रेशर, कि पहले की तुलना में वाष्प दाब द्रव का कम कितना हो गया, ये बताता है अणुसंख्यक गुणधर्म ये वाला इसका। अब ये बताओ, ये जो मैंने कराया था तो आपको याद हो तो मैंने तब ये बताया था कि मान लीजिए किसी भी बर्तन के अंदर कोई शुद्ध जल है या द्रव है
उसका कुछ ना कुछ शुद्ध अवस्था में कुछ वाष्प दाब होगा। जैसे केवल हम जल को लेते हैं और केवल जल को गर्म करिए तो जल अपने आप में एक शुद्ध अवस्था में है, उसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब रहने वाला है, तो वही कहलाता है शुद्ध अवस्था पर किसी द्रव का वाष्प दाब। लेकिन जैसे ही हमने उसके अंदर कोई अनदर मतलब दूसरा विलेय पदार्थ सोल्यूट को उसमें मिक्स्ड कर दिया, तो जरा बताओ, मैंने वहां भी बताया था कि जब हम किसी भी विलेय पदार्थ को, ठोस विलेय पदार्थ हो सकता है, और वो कैसा, अवाष्पशील, अवाष्पशील ठोस पदार्थ है या विलेय पदार्थ है, उसको जब उसके अंदर डालेंगे तो मैंने बताया था कि उस विलयन का जो कुल वाष्प दाब है उसमें कमी आने वाली है। क्यों? जैसे ही हम विलेय को डालेंगे तो पहली बात तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। जहां मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलना स्टार्ट कर देता है, गैसीय फॉर्म में क्या हो जाता है, मतलब भाप में परिवर्तित होना स्टार्ट कर देता है। अगर मैं उसमें चीनी डाल दूं, नमक डाल दूं या कोई अन्य ठोस विलेय डाल दूं तो निश्चित रूप से उसका जो क्वथनांक है या बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होने वाला है। मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, मतलब वाष्प दाब अकेले शुद्ध पदार्थ का अधिक था, जैसे ही कोई विलेय पदार्थ मिलाया तो कम हो गया। तो ये बताने वाला है कि वाष्प दाब में कितना आपेक्षिक अवनमन आ गया, ये वाला, ये आपको बताएगा। तो ये था आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसको हम इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 2 की हम बात करेंगे। नंबर 2 की क्या बात करेंगे भाई? ये है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन नंबर 2। नेक्स्ट नंबर 2 है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे हम क्या भाई? एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, वहां पर वाष्प दाब में अवनमन हो रहा था, मतलब जो क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर था उसमें कमी आ रही थी किसी विलेय पदार्थ को मिलाने से। यहां पर सुनते रहना ध्यान से, विलेय पदार्थ को मिलाने से एक ही गुणधर्म में परिवर्तन नहीं होगा, एक ही गुणधर्म परिवर्तित नहीं होगा। अभी हमने पहले वाले में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन देखा, रिलेटिव, ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब जब किसी विलेय पदार्थ को मिलाया तो उसके वाष्प दाब में कमी आ गई। क्या केवल वाष्प दाब में ही कमी आएगी? अरे भाई, जब उसके अंदर हम विलेय पदार्थ मिलाएंगे, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि मान लो यहां पे फिर से बताते हैं हम कैसे। ये मान लो, एक बार और बीकर को लेते हैं इसको, ये ठीक है, इसमें क्या है, फिर से मान लो हम जल ले लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? जल ले लो। ठीक है, ये क्या है भाई? इसके अंदर है जल, H2O। क्या है भाई? जल है। अब इस जल को अगर हम देखें, केवल जल की अवस्था की बात करें, केवल इसमें जल ही है ना, तो जल जब है तो यहां पर शुद्ध जल का कुछ ना कुछ क्वथनांक होगा। क्या होगा? क्वथनांक। क्या आप क्वथनांक को अच्छी तरह जानते हैं? क्या होता है क्वथनांक? जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है?
कोई भी द्रव या लिक्विड जिस टेम्परेचर पर उबलना स्टार्ट कर दे, उस समय उस टेम्परेचर को उस द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अर्थात बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक अपने आप में क्या है, एक टेम्परेचर है जिसके पूरे होते ही वो द्रव उबलना स्टार्ट कर देगा। आगे बात समझ में नहीं? हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ केवल जल की, अर्थात ये अभी शुद्ध अवस्था में है, तो शुद्ध अवस्था में है तो इसका कुछ ना कुछ क्वथनांक होगा या नहीं होगा? होगा। जब शुद्ध अवस्था की बात कर रहा हूँ तो पहली बात तो ये टेम्परेचर है एक, तो मैं कैपिटल टी से मान लूँ इसको, और जब शुद्ध अवस्था में है तो नोट लगा दूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। और चूंकि ये बॉइलिंग पॉइंट है तो मैंने सफिक्स में लगा दिया बी। ठीक है भाई, मैंने सफिक्स में क्या लगा दिया? बी लगा दिया। इसका मतलब ये टेम्परेचर हो गया और कुछ का शुद्ध द्रव का, और किस पर? शुद्ध द्रव का क्या टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट। चलिए अब देखो, ये तो हो गया शुद्ध अवस्था पर जल का बॉइलिंग पॉइंट, या कह सकते हैं टी नॉट बी। अब जो है मान लीजिए मैं इसमें अलग से या बाहर से क्या करता हूं, बाहर से इसमें कोई विलेय पदार्थ मिक्स्ड कर देता हूं। बाहर से कोई विलेय पदार्थ या कोई, कैसे भाग गया, क्या करा हमने यहां पर? कोई विलेय पदार्थ मिक्स्ड कर दिया, विलेय पदार्थ। ठीक है, और जब विलेय पदार्थ से मैंने मिलाया तो क्या होगा? विलेय पदार्थ को जैसे ही मैं इसमें मिलाऊंगा तो इसका हम ये कह सकते हैं कि मान लो जल के अंदर हमने ये चीनी डाली, चीनी डाल दो, चलो कोई दिक्कत ना, चीनी को ही ले लो। क्या मिलाई? चीनी। अब चीनी जैसे ही इसके अंदर डलेगी, अगर हम फिर इसको गर्म करके और इसका हम क्वथनांक चेक करें तो निश्चित रूप से क्वथनांक बढ़ने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, इसके अंदर एलिवेशन आने वाला है। आ रही बात समझ में? तो विलेय को जैसे ही हमने शुद्ध द्रव के अंदर डाला तो इसके क्वथनांक में कुछ चेंजिंग आएगा, अर्थात क्वथनांक बढ़ जाएगा। हम कह सकते हैं विज्ञान की भाषा में उसका क्वथनांक उन्नयन हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो अगर मैं कहूं कि अब इस समय दोनों के मिश्रण अर्थात विलयन का जो क्वथनांक होगा, तो ये अब इस समय विलयन शुद्ध नहीं रहा, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एक मतलब दूसरा विलेय पदार्थ शामिल हो चुका है। तो इसका जो क्वथनांक होगा अब कुछ और होगा, और जो भी होगा वो हमेशा बढ़कर ही आएगा। और मैं इसको मान लेता हूं टी और सफिक्स में बी रहेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ही, लेकिन ये शुद्ध नहीं रहा। शुद्ध अवस्था वाला ये है और दोनों का विलयन वाला क्या है? ये मैं कह सकता हूं कि ये क्या है? विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। ठीक है, चलिए अब दोनों देखो, इसकी वास्तव में डेफिनेशन ये कह सकते हैं, इसकी थ्योरी क्या हो गई? ये है कि जब किसी शुद्ध द्रव के अंदर किसी अन्य विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है, तब शुद्ध द्रव के क्वथनांक तथा विलयन के क्वथनांक में जो बढ़ोतरी होती है या जो अंतर आता है उसे हम कहेंगे क्या? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, ये दोनों हो गए। मान लीजिए यहां पर ध्यान से देखना, ये जल है और जल का हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जल शुद्ध अवस्था में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और अगर इसमें हमने चीनी को सोल्यूट मतलब इसको विलय कर दिया, घोल दिया, तो इसका क्वथनांक बढ़ने वाला है। मान लो कि ये क्वथनांक बढ़कर कितना हो जाता है? ये क्वथनांक बढ़कर 102 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। निश्चित रूप से बढ़ेगा। अगर कोई भी बाहर से पदार्थ इसमें मिलाएंगे तो उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट 100% बढ़ने ही वाला है।
अब मान लो ये 102 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो कितना डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना आया जरा ये बताओ। और डिफरेंस को हम हमेशा डेल्टा से व्यक्त करते हैं, और चूंकि टेम्परेचर में डिफरेंस है तो टी लिखेंगे, और ये इज इक्वल टू कितना होगा, अधिक में से कम को घटाएंगे, अधिक होगा विलयन का क्वथनांक अर्थात टी बी, और माइनस विलेय का विद शुद्ध जो द्रव है उसका क्वथनांक कितना है, टी नॉट बी। ये है वास्तव में क्या, क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र। ठीक है, चलो मैं इसकी थोड़ी थ्योरी लिखा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां लिखेंगे यदि किसी शुद्ध विलायक की जगह आप द्रव भी लिख सकते हो, यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अन्य विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, तब विलयन के क्वथनांक में जो परिवर्तन और परिवर्तन भी कैसा, वृद्धि वाला परिवर्तन आता है, उसे ही विलयन का क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके सूत्र के लिए हम कुछ मान लेते हैं, जैसे यदि किसी शुद्ध द्रव का क्वथनांक टी नॉट बी तथा विलयन का, अब क्या है ड्रामा, तो विलयन का क्वथनांक टी बी है, तब क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये बराबर होगा, अधिक कौन सा है, ये वाला विलयन वाला, टी बी माइनस टी नॉट बी। ये है भाई क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र, ये होने वाला है। ठीक है, ये आ गया आपका क्वथनांक में उन्नयन। नेक्स्ट अब देखिए, ये जो क्वथनांक में उन्नयन है, अब एक बात बताएं जरा मुझे, क्वथनांक में उन्नयन ये मुख्यतः किस पर डिपेंड करेगा। अगर हम विलायक के अंदर या जो हमारे पास शुद्ध द्रव था उसके अंदर मान लो चीनी के 5 दाने डालें तो क्वथनांक में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन अगर हमने पूरे चम्मच भर के डाल दिया तो अंतर कुछ आएगा, दिखेगा। और अगर हमने लगभग 100 ग्राम चीनी डाल दी तो कह सकते हैं कि उसके क्वथनांक में एक भारी डिफरेंस देखने को मिल सकता है।
अर्थात चीनी की मात्रा पर तो डिपेंड करता ही है, और जब चीनी की मात्रा पर डिपेंड करता है तो कह सकते हैं कि सीधे सीधे क्वथनांक में उन्नयन वो विलेय की या विलयन की, विलयन की मोललता पर डिपेंड करता है। किस प्रकार डिपेंड करता है? सीधे समानुपाती के संबंध में। ठीक है, अर्थात यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन किसी विलयन, किसी विलयन की, किसी विलयन की मोललता पर, मोललता के लिख दो ना यहीं पे, मोललता के समानुपाती, समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई? क्या? क्वथनांक में उन्नयन अर्थात डेल्टा टी समानुपाती किसके? मोललता के, एम। ठीक, चलिए यहां से हम इस समानुपाती साइन को हटाएंगे, डेल्टा टी बराबर यहां आ जाएगा के बी और गुणा में एम। ये आ गया आपका मोललता, क्या भाई? मोललता तथा क्या? मोललता व विलयन के क्वथनांक उन्नयन, या क्या बोला मैंने? हाँ, क्वथनांक उन्नयन में संबंध आ गया। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी डॉट एम, जहां के बी क्या है भाई? ये के बी, जो के बी है ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, के बी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब देखिए, ये लगभग हमने दो अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ लिए हैं। इन पर आधारित जो न्यूमेरिकल हैं वो हम कल करेंगे। जरा टाइम बताने का कष्ट करें जी। देखिए, ध्यान से देखो भाई, ये बात समझ में आ गई आप सभी की? हमने ये पढ़ा आज, क्या क्या पढ़ा अणुसंख्य गुणधर्म में। पहले एक बात और नोट कर लो इसकी, ये हो गया आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक। अगर हम एक विलायक जल की बात करते हैं तो जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है 0.54। कितना होता है? नोट लिख लो, नोट। जल के लिए मोलल उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी का मान 0.54 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप सभी की? तो आज हमने क्या पढ़ा? जरा ध्यान से देखो, एक बार रिवाइज करा दें हम आपको। अरे यार, लाइन खिंच गई। चलो इसको ख़त्म करते हैं। देखिए भाई, क्या क्या पढ़ा हमने?
पहला पढ़ा था वाष्प दाब, इसके पीछे देखो क्या पढ़ा हमने स्टार्टिंग से। विलयन के मुख्य अणुसंख्या गुणधर्म, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और नंबर 2 क्वथनांक में उन्नयन, और हमने ये 4 पढ़े थे, हिमांक में अवनमन, पराशरण दाब। अभी हमने 2 क्लियर करे हैं, ये कितने भाई, ये 2 को हमने क्लियर कर लिया है, और कल हम इन पर आधारित न्यूमेरिकल भी करेंगे। और नेक्स्ट जो हिमांक में अवनमन है, हिमांक में अवनमन का मतलब है जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसमें कितनी गिरावट आ जाती है। जहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ अगर जल बर्फ़ में चेंज होता है तो वो और नीचे जाके माइनस में चेंज हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, ठीक है, तो वो होता है हिमांक में अवनमन। उसके बाद पराशरण दाब हमने बताया था चौथे नंबर का, तो इसको हम अब आने वाली क्लास में देखने वाले हैं। सबसे पहला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो मैंने कराया सिर्फ उतना करना है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल ही आने वाले हैं, ठीक है। ये है पी नोट बी माइनस पी अपॉन पी नोट बी इजिकल टू एक्स ए, ये कहलाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। नेक्स्ट, उसके बाद नंबर 2, ये भाई क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसी शुद्ध विलायक में कोई अन्य विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तब विलयन के क्वथनांक में जो परिवर्तन या वृद्धि आती है उसे ही विलयन का क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। वैसे इसे डेल्टा टी से व्यक्त करते हैं, लिखना चाहो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी शुद्ध द्रव का क्वथनांक डेल्टा टी नोट बी तथा विलयन का क्वथनांक टी बी है तब क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी इजिकल टू टी बी माइनस टी नोट बी। क्वथनांक में उन्नयन किसी विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम और डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी डॉट एम, जहाँ के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है या विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक। और हमने ये बात बताई थी कि विलयन जो जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी का मान 0.54 होता है, ठीक है। अब मिलते हैं हम कल अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार। अपनी मेहनत बढ़िया से करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। ज़्यादा बर्डन अपने दिमाग में मत लीजिए पढ़ाई का, जितना पढ़ाया जाए उसी को पढ़िए, उसी को रिवाइज करिए, ठीक है। थैंक यू।